वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई नो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, दो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट फिर भी आई ट्राई कि ज़्यादा गैप ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, anions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. कि जो एनिमल्स हैं वो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अमोनिया, यूरिया, ये सारी चीज़ें क्या तो कहाँ से आती हैं? वो या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू आती हैं या फिर बाय द अदर मीन्स ऑफ लाइक एक्सेस इंजेक्शन, या फिर हम इनका ज़्यादा कंजप्शन कर लें तो आते हैं। These substances have to be removed totally और partially। इन सब्सटेंस को हमें या तो पूरी तरीके से या कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है। एंड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या मैकेनिज्म होता है एलिमिनेशन का, इन सब्सटेंस को निकालने का। स्पेशली जिस पे हम ध्यान देने वाले वो है कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अब जो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ये मेजर फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की जो एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है और उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वेयर वहीं पे यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। लीस्ट टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो यूरिक एसिड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर मतलब बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके हम उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटैलिज्म। अमोनिया को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है अमोनोटैलिज्म, जो कौन दिखाती हैं? बहुत सारी बोनी फिशेस। अब हम देख रहे हैं बोनी फिशेस क्यों? क्योंकि वो पानी में रहते हैं और हमने पढ़ा अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। इसलिए जो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ मिलता है? मेजॉरिटी बोनी फिशेस वगैरह में, और एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए। और जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटैलिज्म। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को अमोनोटैलिज्म कहा जाता है। बहुत सारी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं अमोनोटैलिक इन नेचर। अमोनिया एज इट इज़ रीडली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस इन फिशेज एज अमोनिया माइंस। जो अमोनिया है वो रीडली सॉल्युबल है। रीडली सॉल्युबल नेचर में होने की वजह से वो जनरली एक्सक्रीटेड, वो डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी सर्फेसिस के थ्रू ऐसे भी क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, क्योंकि वो क्या है? आसानी से सॉल्युबल है, आसानी से घुलने वाला है, रीडली सॉल्युबल है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। यहाँ पे किडनी का कोई भी रोल नहीं होता इसके रिमूवल में। Terrestrial adaptations necessitate the production of lesser toxic nitrogen waste like urea, uric acid for the conservation of water। अब जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, क्योंकि हमने कहा कि जो यूरिक एसिड और यूरिया ये सब चीज़ें हैं ये अमोनिया से कम, इनमें पानी की आवश्यकता होती है इसको रिमूव करने के लिए। तो जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस होती है वहाँ पे लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट आते हैं, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्यों? वहाँ पे पानी को उन्हें कंजर्व करके रखना है अपनी बॉडी में। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे कि मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, मैराइन फिशेज हो गई, जो एक्सक्रीट करती हैं यूरिया, उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स। अमोनिया को करने वाले थे अमोनोटेलिक थे, यूरिया को करने वाले यूरियोटेलिक हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो कन्वर्ट होता है यूरिया में इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स, और रिलीज होता है ब्लड में जो फिल्टर्ड होता है और एक्सक्रीट आउट होता है किडनीज के थ्रू। कुछ अमाउंट है यूरिया की जो बॉडी में, किडनी में, मैट्रिक्स में पड़ी रहती है इन एनिमल्स के। और ये क्यों होती है? ताकि जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी में, जो हमें चाहिए बैलेंस चाहिए, ऑस्मोटिक बैलेंस चाहिए, वो बना रहे। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल इंसेक्ट एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे कि यूरिक एसिड की फॉर्म में। अब जो यूरिक एसिड की फॉर्म में करेंगे उसे यूरिकोटेलिक कहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन तरीके से देखा, अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, यूरिया हो रहा है, यूरिक हो रहा है। तो यूरिक एसिड करने वाले यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं, और वो किस फॉर्म में होता है? पैलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, और वहाँ पे मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, और उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। तो तीन टाइप्स के पढ़े हमने, अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले अमोनियोटेलिक, यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से, PYQ है उसमें भी पूछ चुके हैं, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखोगे। तो ये तीन फॉर्म के हमने देखे, तीन टाइप में यहाँ पे एक्सक्रीशन
का तरीका है, अलग अलग निकालने का प्रोसेस है। यहाँ पे अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने में किडनी का कोई भी रोल नहीं होता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो मिलते हैं कहाँ क्या होता है। एक सर्वे किया गया एनिमल किंगडम पे, तो देखा कि वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल टिब्यूल फॉर्म्स में होते हैं। वहीं पे वर्टिब्रेट्स पे एक कॉम्प्लेक्स पूरा ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है किडनीज। कुछ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर, कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, जिन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं, प्लेनेरिया, rotifers and some annelids, and the cephalochordate एम्फिक्सियस प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझने वाला कुछ नहीं है, यहाँ तुम्हें ये याद ही करना है कि कैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले मेंशन किया गया है प्रोटोनेफ्रीडिया, ये फिर फ्लेम सेल्स, ये किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है, हम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे प्लेनेरिया हो गया। फिर कुछ रोटिफर्स में मिलता है, कुछ एनिलिड्स में मिलते हैं, और कुछ सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फिक्सियस। अब जो प्रोटोनेफ्रीडिया है मेनली उसका जो मेन काम क्या है कि वो क्या करे, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेशन करता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। एक हो गया ये एक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हमने प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है, टिब्यूलस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो अर्थवॉर्म में मिलेंगे और दूसरे एनालिड्स में मिलेंगे। नेफ्रीडिया रिमूव करता है नाइट्रोजन वेस्ट को, मेंटेन करता है फ्लूइड आयनिक बैलेंस को। अब फिर तीसरा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मालफिजियन टिब्यूल्स। मालफिजियन टिब्यूल्स हमने सब में पढ़ा ही है, हमने देखे हैं आर्थ्रोपोड्स में, वो भी कॉकरोच में। मालफिजियन टिब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट्स के, जिसके अंदर क्या आते हैं, कॉकरोचेज आते हैं। मालफिजियन टिब्यूल हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजन वेसेस को, ऑस्मो रेगुलेशन में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स कहाँ मिलते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स बोल दें या फिर ग्रीन ग्लैंड्स बोल दें, वो परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन, जैसे कि क्रस्टेशियन, जैसे कि प्रॉन्स, केकड़ा, इन सब में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने पढ़ लिए, यहाँ पे हमने 4 एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ मिल रहा है, फ्लेम, प्रोटोनेफ्रीडिया को, और हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा नेफ्रीडिया, तो यहाँ तुम साइड में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि टोटल कितने पढ़े हैं। फिर तुमने पढ़ा मालफिजियन टिब्यूल्स, और नेक्स्ट पढ़ा उसके बाद मालफिजियन टिब्यूल्स पढ़ा हमने, एंटीनल ग्लैंड्स पढ़ा, एंटीनल ग्लैंड्स को ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़े और देखिए अलग अलग कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके पास पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, जैसे हमें दिख ही रही है यहाँ पे 2 पेयर हैं। एक पेयर यूरेटर का होता है, ये यूरेटर के पेयर हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और उसके बाद हमारा यूरेथ्रा हो गया। किडनी जो है रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होती है, द लास्ट थोरेसिक मतलब T12 से थर्ड लंबार L3, इस जगह पे हमारी किडनी की लोकेशन होती है। लास्ट थोरेसिक इज 12th वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबार इज L3 वर्टिब्रा, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल इनर वॉल की साइड होती है, इसलिए इसे क्या कहता है, रेट्रोपेरिटोनियल इनकी पोजिशन होती है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। एवरेज वेट होता है इसका 120 से 170 ग्राम के बीच। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, अगर हम बात करें अंदर इनर कॉन्केव सरफेस की तरफ, किडनी के पास एक नॉच होता है जिसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। अभी आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे और यहाँ पे भी दिखाते हैं। देखो ये, चले हम देखो, ये इनर कॉन्केव सरफेस है इसका, और ये एक नॉच टाइप स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइलम। ये है इसका हाइलम यहाँ से, ठीक है।
जहाँ से क्या करता है, यूरेटर और ब्लड वेसल, नर्व, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर करती है। हमने देखा, देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर होती है। नॉच होता है हाइलम जैसा, तो वही लिखा है हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर। इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर चलेंगे तो एक ब्रॉड फनल शेप से स्पेस मिलता है जिसे कहा जाता है रीनल पेल्विस। फिर उसके प्रोजेक्शंस जो होते हैं, जैसे ये इधर जो देखोगे तुम, ये देखो, ये रीनल पेल्विस आगे दिखाया गया बड़ा सा, ये क्या है तुम्हारा, रीनल पेल्विस, ये है रीनल पेल्विस इसका। फिर आगे जो और ये आते हैं ये स्ट्रक्चर्स, इनको कहा जाता है कैलिक्स। अभी आगे जब हम देखेंगे पूरा डायग्राम, वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर जब हम चले, इनर टू द हाइलम, वहाँ पे एक ब्रॉड फनल स्पेस मिला जिसे हमने रीनल पेल्विस कहा, जिसके प्रोजेक्शंस में को कैलिक्स कहते हैं। फिर आउटर लेयर जो होती है किडनी की, वो एक टफ कैप्सूल होती है। इनसाइड द किडनी 2 जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। जो मेड्यूला होता है वो डिवाइड होता है 2 कॉनिकल मासेस में, मेड्यूलरी पिरामिड्स, और जो कहाँ कैलिक्स में अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज अ रीनल कॉलम। अब देखो मेडुलरी पिरामिड्स कहाँ हैं, ये क्या है, सारे मेडुलरी पिरामिड्स हैं। देखो ये क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं। अब जो कैलिक्स यहाँ पे प्रोट्यूड कर रहा है, ये इनके अंदर जो आ रहा है, ये चीज़ें, ये क्या है, रीनल कॉलम। इसे क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी, या तो रीनल कॉलम कहते हैं या कॉलम ऑफ बर्टीनी इसको कहा जाता है। तो देखो अब यहाँ तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आ रहा होगा इस डायग्राम में, जहाँ तक है। देखो ये रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी, ये तुम्हारा हाइलम है जहाँ से सारी वेसल्स और ये यूरेटर सब एंटर करता है। ये यूरेटर है, इस पार्ट को हाइलम कहा जाता है। फिर उसके बाद ये अंदर वाले कैलिक्स हैं, ये कैलिक्स। फिर उसके बाद ये तुम्हारे मेड्यूला आ गए, ये मेडुलरी पिरामिड्स हो गए। अब जो ये कैलिक्स फिर यहाँ प्रोट्यूड कर रहा है इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस और कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब जो हमारी किडनी है, नियरली उसके पास 1 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ये कहा जाता है ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। उन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। विच आर फंक्शनल यूनिट्स, और क्या है जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, तो क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, कैपिलरीज का गुच्छा है, और कौन बनाता है उसको, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती है। फिर उसी की एक फाइन ब्रांच लेके जाती है रीनल आर्टरी, उसी से आगे एक बनती है रीनल आर्टरी। अब जो ब्लड है ग्लोमेरुलस से, उसको बाहर कौन लेके जाता है, वहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल। तो मान लो जैसे ये तुम्हारी ग्लोमेरुलस है, ये टफ्ट कैपिलरीज है, इधर से ये गई एफरेंट और इधर से ले गई इफरेंट बाहर, एफरेंट लेके जाएगी, इफरेंट लेके जाएगी, ई फॉर एग्जिट। अब जो रीनल टिब्यूल है वो एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोमेंस कैप्सूल। अब जिसके अंदर ये होती है इसे कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। जो मैंने अंदर बनाया है वो है ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा, डेट इज ग्लोमेरुलस। और जो बाहर है ये क्या है तुम्हारी बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये ऐसे चला। अब जो एनक्लोज करती है ग्लोमेरुलस को, वही कहा। अब ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को साथ में कहा जाता है मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स। क्या कहा जाता है, मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स। अब ये बोमेंस कैप्सूल आगे नीचे चल के देखो, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करती है और क्या बनाती है, फर्दर टिब्यूल्स नेटवर्क बनाती है। जैसे कि बनाएगी पीसीटी, पहले बनाएगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बनाएगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये चल रही है हमारी बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर एक कैपिलरीज का गुच्छा है, इसे ग्लोमेरुलस कहा। इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, मेल्फिजियन बॉडी कहा जाता है या फिर रीनल कॉर्पसल्स कहा जाता है। फिर ये आगे चलता है पीसीटी बनाएगा, पीसीटी के बाद तुम्हारी ये लूप ऑफ हेनले बनेगी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इधर वाली, फिर आती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर बनती है डीसीटी, डीसीटी के बाद ये आ जाती है पूरी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने समझाया गया है कि अब पीसीटी हो गया, पीसीटी के बाद जो हेयर पिन शेप जैसा स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा नीचे, वो क्या होता है, लूप ऑफ हेनले कहा जाता है उसको। टिब्यूल का पार्ट नेक्स्ट पार्ट होता है, उसके डिसेंडिंग और असेंडिंग 2 पोर्शंस होते हैं। असेंडिंग लिम्ब के पास दूसरी हाईली कॉइल्ड टिब्युलर रीजन आता है जिसे हम डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब डीसीटी के पास जो डीसीटी है बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक जगह खुलती है, एक उन्हें कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो डीसीटी है, ऐसे डीसीटी जाके बहुत सारे नेफ्रॉन्स की जहाँ खुलेगी और फिर मिलके जो बनाएंगे, ये बनती है हमारी पूरी कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिक्स। और बहुत सारी कहाँ जाके खुलती हैं, ये
जो भी हमने पढ़ा था कैलिक्स वाले पोर्शन में। अब जो मेलफिजन कॉर्पसल्स मतलब हमारी बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरी, पीसीटी और डीसीटी नेफ्रॉन के सिचुएटेड होते हैं कॉर्टिकल रीजन में। अभी हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये वाली चीज़ें तो कॉर्टिकल रीजन में होती है किडनी के। वहीं पे जो लूप ऑफ हेनले वो जाती है मेडुला पोर्शन में। जो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन है वहाँ पे लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी होती है और सिर्फ बहुत मेडुला में बहुत कम जाती है। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। 2 टाइप के नेफ्रॉन्स हो गए अब, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत कम जाएगा मेडुला में, जिनका मेजर पोर्शन का होगा कॉर्टेक्स रीजन में, उन नेफ्रॉन्स को कहा जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। वहीं पे कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जहाँ लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, मेडुला में जाता है, और ऐसे नेफ्रॉन्स को कहा जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स भी हमारे 2 टाइप के हुए। अब हम पढ़ रहा था इफरेंट आर्टिकल, जो वहाँ से ब्लड बाहर लेके जाएगी ग्लोमेरुलस से, वो निकलती है ग्लोमेरुलस से और वहीं पे एक फाइन कैपिलरी बनाती है, ऐसे निकलेगी और वहीं पे एक कैपिलरी नेटवर्क सिस्टम बनाती है पूरा अलग से, जिसे कहते हैं हम पेरिटिब्युलर कैपिलरीज। पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में ब्लड होता है। इसी की एक छोटी सी वेसल पैरेलल चलती है हेनलेस, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल। ऐसे ये इसी की ऐसे मान लो ये ऐसे पैरेलल चलती है, ये इफरेंट वाली है और ये तुम्हारा नेफ्रॉन का है इधर लूप ऑफ हेनले, और ये है नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले। तो ये ऐसे इसके पैरेलल रन करती है। ये है हमारी वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो किससे बनी है, इफरेंट आर्टियोल से, और ये है हमारी लूप ऑफ हेनले। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये ऐसे चलती है। तो वासा रेक्टा जो होती है वो एब्सेंट होती है कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अभी तक हमने इसमें देखा किडनी का क्या स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। 2 किडनीज है, पेयर है वहाँ पे किडनी के, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। फिर हमने देखा एक कॉन्केव नॉच जैसा सरफेस जहाँ से नर्व वेसल्स यूरेटर एंटर करता है, उसे हाइलम कहते हैं। फिर हाइलम से एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आता है, उन्हें कैलिक्स कहा जाता है। फिर मेडुलरी पिरामिड जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स में जो कैलिक्स का पोर्शन जाता है उसे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि हर एक किडनी, ईच किडनी में 1 मिलियन अप्रॉक्स नेफ्रॉन्स होते हैं। हर जो नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हुए, टिब्युलर पार्ट एंड ग्लोमेरुलस पार्ट। ग्लोमेरुलस पार्ट क्या है, कैपिलरीज का गुच्छा है। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आएगी वो एफरेंट आर्टियोल लेके जाएगी, जो बाहर ले जाएगी वो इफरेंट ले जाएगी। फिर हमने देखा जो बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में मेलफिजन बॉडी है। फिर रीनल कॉर्पसल्स कहा जाता है। बोमेंस कैप्सूल आगे कंटिन्यू करती है, पहले पीसीटी बनाती है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर लूप ऑफ हेनले बनाती है जो यू शेप हेयरपिन जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला पोर्शन डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, दूसरा वाला असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। फिर वो आगे कंटिन्यू करती है, फिर डीसीटी बनती है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद ये सारी खुलती हैं जाके कलेक्टिंग डक्ट में। अब जो इफरेंट आर्टियोल थी उसकी एक माइन्यूट कैपिलरी निकलती है बाहर, वो पेरिटिब्युलर कैपिलरीज बनाती हैं। फिर उसी की एक ब्रांच रन करती है लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, और वो क्या बनाती है, वासा रेक्टा। फिर हमने देखा 2 टाइप के नेफ्रॉन्स हो गए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स थे जहाँ पे क्या होगा, जिसका पोर्शन मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में लाया करेगा, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स हैं जिसका मेजर पोर्शन मेडुलर रीजन में लाया करेगा। तो इस वीडियो में हम अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तब तक इसको पढ़ लेना, अगर तुम्हें कोई डाउट आए तो मुझे बता देना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।